आज आपका फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तैयारी कर लो स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसका हमने एक इंट्रोडक्शन जाना था कि हम समांतर श्रेणी के अंदर किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, कल की बात को हम एक बार दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था A1 जो होता है आपका कौन सा, प्रथम पद। फिर डी डी होता है क्या, सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है। फिर हमने AN ज्ञात करना था। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने जो समांतर श्रेणी थी उसका हमने व्यापक रूप देखा था। उसका व्यापक रूप क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। इस तरीके से ये आगे श्रेणी चलती है समांतर श्रेणी के अंदर। ठीक है। आज हम अध्याय अपना है जो प्रश्नावली है 5.1, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे 1 बाई 1 करके। अब देखो दोस्तों, अपने पास सबसे पहले प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें ये बताना है कि अगर एपी है यानी कि जो समांतर श्रेणी है वो क्यों है। ठीक है। और उसका हमें कारण भी बताना है। तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए है। कितना है दोस्तों, 15 है। कितना है, 15 है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो हमें क्या बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है। तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे कि A1 अपना क्या रहेगा। उसके बाद हम A2 को निकालेंगे, उसके बाद A3 निकालेंगे, उसके बाद A4 निकालेंगे। यानी अधिकतम अपने अगर 4-5 पद श्रेणी के निकाल लेते हैं तो हमें उसके अंदर सार्वय अंतर और एक एपी की जो समांतर श्रेणी होती है उसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका आंसर के लिए हम क्या करेंगे, माना प्रथम मीटर के लिए किराया। प्रथम मीटर के लिए आपको बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। कितना है, 15 रुपए। ये आपका क्या आ गया, यहां पर A1 आ गया। क्या आ गया, A1। उसके बाद हम बताते हैं कि दूसरे मीटर के लिए किराया। तो दूसरे मीटर के लिए हम किराए की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कि प्रथम मीटर के लिए किराया 15 रुपए है और हमें क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रहेगा, 8 रुपए। तो दूसरे मीटर के लिए हम क्या चल रहे हैं, 1 मीटर अतिरिक्त चल रहे हैं, तो इसके लिए किराया कितना आ जाएगा, 15 प्लस 8। ठीक है दोस्तों। और 15 और 8 कितने होते हैं आपके पास, 23। 15 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 23।
अब हम चलते हैं यहां पर तीसरे मीटर के लिए किराया। तीसरे मीटर के लिए हम किराया निकालेंगे तो हम 15 प्लस 8 प्लस 8। अब देखो 15 और 8 कितने, 23, और 23 और 8 कितने होते हैं, 31। कितने होते हैं दोस्तों, 31। तो हम अब चलेंगे चतुर्थ मीटर के लिए किराया 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 में 8 जोड़ दो तो आपके पास कितना आ गया, 39। तो हम अब देखते हैं कि ये एपी है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि आपके पास जो श्रेणी आई है वो कितनी आई है, 15, उसके बाद कितना 23, उसके बाद कितना 31, और उसके बाद 39। ये आपके पास क्या आ गई, एक श्रेणी आ गई। अब इस श्रेणी के अंदर आपको पता है कि ए हमेशा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ये आपके पास A1, और ये आपके पास A2, ये आपके पास A3, और ये आपके पास A4। आगे भी ये श्रेणी चलती जाती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो कि हमें बताना है कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या निकालते हैं दोस्तों, डी, जो कि हम इसको बोलते हैं सार्वय अंतर। सार्वय अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। अब देखो दोस्तों A2 कितना है, 23, और A1 कितना है, 15। अगर इनमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचता है, 8, ठीक है। इसी प्रकार हमने 8 निकाला, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब A3 माइनस A2, A3 कितना 31 माइनस 23, ये कितना आ गया 8। इसी प्रकार हम अंतर और निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 आपके पास है 39, और माइनस कितना करेंगे हम दोस्तों 31, तो ये कितना आ गया आपके पास 8। तो हम क्या कहेंगे इसमें क्वेश्चन के अंदर कि आपकी जो श्रेणी है वो क्या है, सार्वय अंतर आपका जब समान आता है तो वह श्रेणी कौन सी होती है, समांतर श्रेणी होती है। कौन सी होती है, समांतर श्रेणी। तो इसका फाइनल जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, अंतः दी गई श्रेणी एपी है, क्योंकि श्रेणी में श्रेणी में अंतर समान है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये था आपके प्रश्नावली 5.1 का प्रथम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसको फिर दोहराते हैं कि सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए। तो हमने ये 15 सबसे पहले माना प्रथम के लिए मीटर के लिए, ये दूसरा मीटर के लिए कितना 15 प्लस 8 23, तीसरे के लिए किराया कितना आ जाएगा 31, और चतुर्थ मीटर के लिए किराया कितना आ जाएगा 39। इस प्रकार से आपके पास ये श्रेणी बन के आई
15, 23, 31, 39। फिर हमने सार्वअंतर सभी में देखा, सार्वअंतर सभी में क्या है, समान है। तो दी गई श्रेणी आपके पास समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को अच्छे से? चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा है। अब क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर उसकी लैंग्वेज को ही समझकर ही अपने क्या देते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमें मानना होगा कि बेलन के अंदर जो वायु है वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, ये मात्रा मैं क्या मान लेता हूं, 64 लीटर मान लेता हूं। कितनी, 64 लीटर मान लेता हूं। उसके बाद ये जो 64 मैंने लिया, ये आपका क्या आ गया, A1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बेलन के अंदर हम हवा भरेंगे और हवा भरने के बाद क्या करता है, जो पंप है वो शेष हवा का कितना, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम A2 के लिए क्या करेंगे, A2 के लिए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यानी कि 64 इंटू 1/4, ये देखो कितनी बार भाग जा रहा है, 4 एकम 4 और बचा आपके पास कितना, 2, फिर कितने हो गए 24, तो 4 छिके 24, तो यहां पर कितना आ गया, A2 16 आ गया। ठीक है, अब देखो A3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब आपके पास यहाँ पे 16 है और इसका 1/4 भाग कितना होता है, 4 चौके 16। अब A3 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 4 इंटू 1/4 और ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास जो श्रेणी आई, ठीक है, वो श्रेणी यहां से क्या निकल कर आई, सबसे पहले आपके पास जो श्रेणी है वो क्या निकल कर आई, 64 16 4 और 1। ठीक है, अब आपके पास ये A1 है और ये A2 A3 और A4। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, डी क्या होता है आपका, सार्वय अंतर। सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है यहाँ पर 64 माइनस 16, तो यहां पर अपने पास कितना बचेगा, जब देखो 64 में से माइनस करना होता है कितना 16, तो 64 में से माइनस करना है कितना 16, तो यहाँ पर देखो 14 में से यहाँ 4 में से 6 जाता नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेने पर यहाँ पर कितने हो गए 14, 14 में से 6 जाने पे कितने बचते हैं आपके पास, 14 में से 6 जाने पे कितने बचते हैं 8, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 1 जाने पे कितने 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास ये डी निकाला, अब की बार डी निकालेंगे A3 माइनस A2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A3 का मान कितना है आपके पास 4 और A2 का मान कितना है 16। ठीक है, तो यहां पर माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस के 12 आएगा, तो यहां पर हम आंसर देंगे अंतः दी गई श्रेणी
एपी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर असमान है। क्या है दोस्तों? असमान है। इस प्रश्न का आंसर यह रहेगा, क्योंकि असमान क्यों है? यहाँ पर डी का मान कितना आ रहा है? 48, और यहाँ पर डी का मान कितना आ रहा है? -12। तो ये जो श्रेणी है वो क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया ये कि एक बेलन के अंदर हमने हवा कुल मान ली 64 लीटर, और ये आपका A1 हो गया। A2 के लिए आपने क्या किया? 64 का 1/4 भाग कितना होता है? 16। फिर 16 का 1/4 भाग कितना होता है? 4। और फिर 4 का 1/4 भाग कितना होता है? 1। इस तरीके से हमने एक एपी बना ली, 64, 16, 4, 1। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो विद्यार्थियों की, आपको जो मैथ जो सब्जेक्ट है वो आपको कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आपकी जैसे रुचि हिंदी के अंदर ज़्यादा है तो आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, परंतु आप अगर समय मैथ को देने की कोशिश करोगे, यानी गणित को अगर आप कोशिश करोगे समय देने की, तो निश्चित तौर पर आप मैथ पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर पा लेते हो। क्योंकि आपके दिमाग में कुछ पता नहीं साइको होता है या क्या होता है, आप इस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। अगर आपको आगे बढ़ना होता है तो आपका जो कमजोर सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका यह सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम का समय अभी काफ़ी पड़ा है, और एग्ज़ाम से पहले पहले आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट 10वीं की जो मैथ है वो कंप्लीट आपको करवा दी जाएगी। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ते रहोगे तो आपको निश्चित तौर पर अपने मैथ के अंदर आपको बेहतरीन मार्क्स के साथ आपकी मार्कशीट के अंदर छप के आएंगे, अगर मेरे साथ आप पढ़ते रहोगे। अपने दोस्तों को भी भेजते रहो, उनको भी बोलो कि सर पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ो। ठीक है? अगर मित्रता क्या होती है? मित्रता वह यही होती है जो अपना जो साथी होता है उसको भी पीछे मत रहने दो। उसको भी बताओ कि भाई पढ़ेगा तो आगे कुछ बढ़िया होगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही फिरते रहोगे, अगर अभी पढ़ोगे तो आगे की नींव आप मजबूत कर पाओगे। ठीक है? इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि जब आप प्रथम बार 1 मीटर कुएं की खुदाई करते हो तो उसकी जो लागत है वो कितनी है? 150 रुपये है। और उसके बाद आप जब एक एक मीटर आगे बढ़ते जाओगे तो आपको आगे बढ़ने वाले मीटर के कितने रुपए देने होंगे? 50-50 रुपये पर मीटर के देने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे किस प्रकार से कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है आपके पास? 150 रुपये। फिर दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस में कितना करना पड़ेगा? 50, क्योंकि पर मीटर के आपको कितने देने पड़ेंगे अतिरिक्त? 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 200। फिर आपको बोला गया है तीसरे मीटर की खुदाई के लिए कितना? 150 पहले से था, प्लस में 50, और 50 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 250। फिर आपको चौथे मीटर के लिए बोला गया है। चौथे मीटर के लिए आप क्या करोगे? 50, 150 में से प्लस करोगे 50, और 50 3 बार। तो ये कितने? देखो, प्रथम मीटर के 150, द्वितीय के 50, चतुर्थ के 50, चौथे के 50,
तो ये आपके पास कितना आ गया 300। अब आपके पास जो श्रेणी बन के आई है, तो आपकी जो श्रेणी क्या रहेगी अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद कितना आएगा 300। ठीक है दोस्तों, आपका ये रहेगा प्रथम पद A1, A2, A3 और A4। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले गणित की दुनिया के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ोगे, तभी आप आगे क्वेश्चन को हल कर पाओगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो हमने प्रथम मीटर का 150, दूसरे मीटर में 50 अतिरिक्त जोड़ दिया, तीसरे मीटर में फिर हमने 50 दो बार अतिरिक्त जोड़ा, चौथे में 50 तीन बार अतिरिक्त जोड़ दिया। तो आपके पास एक श्रेणी बन के आई 150, 200, 250 और 300। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी सार्वय अंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 200, A1 कितना है आपके पास 150, तो इसका आंसर कितना आया 50। फिर आपने डी निकाला, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है ऊपर से देखो 250, A2 का मान कितना है 200, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 50। फिर आप डी निकालते हो A4 माइनस A3, यानी किन्हीं दो पदों को देखकर आप क्या निकाल सकते हो, सार्वय अंतर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब A4 आपका कितना है 300 और A3 कितना है 250, माइनस किया कितना आया 50। यहां पर भी आपका मान 50, यहां पर भी 50 और यहां पर भी 50, यानी सार्वय अंतर वो क्या आ रहा है एक समान आ रहा है। तो ये दी गई श्रेणी आपकी क्या रहेगी, एक समांतर श्रेणी रहेगी, यानी कि एक एपी रहेगी। तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि दी गई श्रेणी एक एपी है, क्योंकि श्रेणी में सार्वय अंतर समान है। ठीक है, सार्वय अंतर इसमें क्या है समान है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं और आगे भी हम क्वेश्चन इसी प्रकार से करते रहेंगे। अब देखो, आपका 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपका है इसी के अंदर है चौथा प्रश्न के खाते में प्रत्येक की खुदाई के बाद, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोला गया है, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं, आप खुद ट्राई करना इसको। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मूल, सबसे पहले आपको मानना है मूलधन। मूलधन कितना है आपके पास, कितना दे रखा है 10,000 रुपए, और दर कितनी दे रखी है आपको 8%। ठीक है, अब देखो आपने जो मूलधन माना, क्या माना मूलधन, मूलधन जो माना था वो आपने कितना माना था 10,000, ये आपका क्या रहेगा A1। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे A2 निकालोगे। A1 आपने यहां से लिया और ये आपका क्या था 10,000 था, क्योंकि A1 वो था 10,000 आपको मूलधन दे रखा है, तो ब्याज लगना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको 10,000 रुपए किसी व्यक्ति ने उधार दिए, और कितने समय के लिए दिया। ठीक है, आगे आगे ये बढ़ता जाता है, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है, अब A2 निकालोगे तो आप क्या क्या करोगे, मिश्र धन, क्या करोगे मिश्र
धन ज्ञात करोगे। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या रहेगा, 10,000 रुपये तो क्या रहेगा, मूलधन। फिर इसके अंदर आप प्लस करोगे, क्या प्लस क्या करोगे, ब्याज। ठीक है। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं मूलधन देता हूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100, ये आपका क्या रहेगा, ब्याज का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मूलधन कितना मेरे पास 10,000, प्लस में दर कितनी 8, समय कितना 1, यहां पर भी क्या है 10,000 इंटू 8। ठीक है। और ये बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ तो ये कितना आ जाएगा 800, 800 का 1 के साथ करते हैं तो आपको पता ही है कितना होता है 800। तो अब मेरे पास जो मिश्र धन निकल के आया वो कितना आया, 10,000 में प्लस करूंगा कितना 800, तो ये कितनी हो जाएगी 10,800। फिर हम A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए A3 भी हम किससे ज्ञात करेंगे, मिश्र धन से ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब की बार आपका जो मूलधन हो गया वो कितना हो गया, इस मूलधन की जगह कितना आएगा 10,800 आएगा। ठीक है। अब देखो 10,800 प्लस में मूलधन कितना है 10,800 इंटू 8 इंटू 1 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 108 का 8 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 8 8 कितने होते हैं 64, और 8 एकम 8, तो यहां पर आप जो काटोगे इसको तो यहां पर कितना आ जाएगा 864। और मैं क्या करूंगा 10,800 के अंदर प्लस कर दी, प्लस किया जाएगा यहां पर कितना 864। तो अब इसके अंदर आप देखो ये है 10,800, इसमें 800 आप 864 आप प्लस करोगे तो यहाँ पर 4 6 8 8 16, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11,664। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन आपको गलत नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेशन गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा आगे गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको अलग से निकाल कर भी देख लेना है। और अगर आपको कैलकुलेशन को ज़्यादा बेहतरीन करना है तो आपको 1 से लेकर 40 तक के पहाड़े, और 1 से लेकर 50 तक का वर्ग, और 1 से लेकर 20 तक के घन आपको आने चाहिए अच्छे से। तो आप किसी भी संख्या को काट बांट सकते हो और उसका आंसर जल्दी लेकर आ सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो ये कितना आ गया। अब आप यहाँ पर भी एपी बना के देख सकते हो, जो आप श्रेणी बना के देखना चाहते हो। तो सबसे पहले आपके पास था 10,000, उसके बाद कितना आ गया 10,800 आ गया, और उसके बाद कितना आ गया 11,664। इसके अंदर आप देख लो डी निकालते हो। डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 10,000 माइनस करोगे आप 10,800, तो इसके अंदर आपका कितना आ गया सार्वंतर 800 आ गया। अब आप दूसरा निकालोगे, दूसरा निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि A3 माइनस A2 करना है। तो A3 का मान आपके पास कितना है 11,664 माइनस कितना करोगे आप 10,800 करोगे, कितना करोगे 10,800। तो इसमें से आप 10,800 जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 6, और थोड़ा में से 8 जाने पर 8, यहाँ पर 0। ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ गया 864 आ गया। यहाँ पर इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास 864। ठीक है। तो यहाँ पर 800, यहाँ पर 864, तो आपकी जो एपी तो नहीं बन रही है, क्योंकि इसके अंदर सार्वंतर समान नहीं है। आगे इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेना अच्छे से लैंग्वेज में बनाकर, जो हमने पीछे 3 क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको थोड़ा इसका कंसेप्ट बता दिया, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अब दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, प्रथम पद ए और
सार्वभौम क्या है, डी है। और इसके लिए मैंने आपको बता रखा है श्रेणी का कौन सा रूप, श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप मैंने क्या बता रखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, इसका हमें एपी के कितने पद देने हैं, 4 पद देने हैं। ठीक है, देखो एपी के कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए आपको दे रखा है 10, फिर 1 10 प्लस कितने 10, क्योंकि सार्वभौम भी कितना है 10। फिर उसके बाद ए प्लस ए का मान कितना 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर ए का मान 10 प्लस 3 इंटू 10। तो इसका मान कितना आ गया 10 प्लस ये 20, और ये कितना आ जाएगा 20 और 10 30, और ये कितना आ जाएगा 40। तो प्रथम के हमने कितने निकाल लिए जनाब, 4 पद निकाल लिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपको सबसे पहले मैंने व्यापक रूप बता रखा है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से ये आगे अपना श्रेणी चलती रहती है। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर आपको सबसे पहले ए दे रखा है, वो कितना दे रखा है -2, डी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 0। ठीक है, तो इसका अगर हम व्यापक रूप लेते हैं, व्यापक रूप आपको पता है कि क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना -2, अब देखो ए का मान -2 प्लस के अंदर डी का मान कितना 0, ए का मान -2 प्लस के अंदर 2 और डी का मान कितना 0। अब ए का मान कितना -2 प्लस के अंदर 3 इंटू डी का मान कितना 0। ठीक है जनाब, अब देखो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मान रखा है मैंने, खाली कुछ नहीं किया है, आपको जो गिवन है उसको हमने रखा है श्रेणी के व्यापक रूप के अंदर। अब देखो यहाँ से मेरा श्रेणी का कितना आ जाएगा A2 -2, प्रथम पद -2 के अंदर प्लस करोगे 0 तो कितना आएगा -2, और इसके अंदर क्या है -2 प्लस फिर 2 का 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा की पूरी टर्म कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पर भी कितना आएगा -2। अब देखो 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0। तो इसके अंदर -2 के अंदर प्लस करेंगे 0 तो भी कितना आएगा -2। ये आपके A1 आ गया, ये A2, ये A3, ये आपका A4 आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है अगर किसी भी संख्या को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है दोस्तों 0 आता है। अगर किसी भी संख्या को 0 के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है तो हमेशा उसका उत्तर कितना आता है 0 आता है। जिस प्रकार दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि 64 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0। अगर मैं बोल दूं 125 का गुणा करना है 0 के साथ तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 0 आता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसके अंदर ए का मान 4 और डी का मान 3। आपको व्यापक रूप का पता है, यानी कि आपको ए का मान 4 है तो A1 कितना आ जाएगा 4। A2 के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जोड़ूंगा 4 और 3 कितने 7। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, A2 तो आ गया। अब A3 के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस 2D करते हैं ना दोस्तों, A प्लस 2D करते हैं। तो A का मान 4 प्लस 2 इंटू
टी का मान कितना 3। ठीक है, ये देखो 4 और 3 7। ठीक है, ये A2 का मान। अब A3 का मान जब निकालते हैं तो आपके पास होता है A प्लस 2D। ए का मान 4, 2 का 2, और डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। और उसके बाद इसको आप करोगे 2 3 6 और 4 कितने होते हैं 10। फिर आगे कितना आ जाएगा 13। ये इस प्रकार से हम इस श्रेणी को बना सकते हैं। बाकी हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।